तो मेरे को याद है कि मेरे स्कूल में एक बार फेट हुआ था, तब भी हम बहुत छोटे रहे होंगे, लोअर केजी या अपर केजी ऐसी किसी क्लास में रहे होंगे। तो उस समय फेट में स्टॉल्स क्लास वाइज लगती थी। जैसे मेरे क्लास से जो एक टॉय की स्टॉल, टॉयज़ वाली स्टॉल लगनी थी, तो बच्चों से बोल दिया गया था एक एक टॉय सबको लाना है, और फिर फेट वाले दिन आपके क्लास की टॉय शॉप होगी, वहाँ आपका खिलौना रखा जाएगा। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। मेरे पापा मेरे लिए एक खिलौना खरीद कर लाए थे। वो मेरे दिमाग में अभी तक है कि वो दो मुर्गी बनी थी और बीच में एक प्लेट में दाना रखा था, और नीचे से उसको ऐसे प्रेस करते थे। एक बार में एक मुर्गी दाना चुनती थी, दूसरी बार में दूसरे साइड की मुर्गी दाना चुनती थी। ये अभी भी हमने कहीं एक बार देखा था। तो ये तो मेरे कितने साल, 50 साल पुरानी, 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो फेट वाले दिन जब हम अपने पापा के संग गए फेट में, तो मैं टॉय शॉप में सब जगह ढूंढ रही थी, मुझे अपना खिलौना नहीं मिल रहा था। मैं बड़ी डिप्रेस हो गई थी। मे बी कि वो सेल हो गया होगा, उस समय नहीं ध्यान है। लेकिन उस शॉप पे मैं जाकर के सबसे पहले अपना खिलौना ढूंढ रही थी कि मेरा वाला खिलौना कहाँ रखा, और वो मुझे नहीं मिला था। तो हम थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, रोते हुए घर आए थे। बाद में हमारे टीचर ने बताया वो सब सेल के लिए था। तो एक ये थोड़ा सा फ्लैश हमको ये याद है। फिर उसके बाद और आगे चले हैं तो मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी लहरपुर, एक गांव है, नाम तो अभी भी हम सुनते हैं, लेकिन अब थोड़ा वो इम्प्रूव हो गया होगा। उस समय तब हमने मिट्टी के घर वाले मकान देखे थे। अगल बगल जो मकान थे, हम लोग को जो मकान था वो तो पूरा पक्का और बड़ा सा था, काफ़ी बड़ा सा चबूतरा था वो, और बड़ा सा आंगन हुआ करता था पहले। लेकिन जो अगल बगल के सारे मकान थे, उन सब की वॉल्स जो थी वो मिट्टी की बनी होती थी। तो वहाँ पर तो स्कूल सब बिल्कुल बहुत ही वैसे होते थे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं इस टाइप के। तो वो भी मेरे को कुछ बड़ा अच्छा सा याद है कि वहाँ पे तख्ती और एक खड़िया एक शीशे में करके, और उसकी सरकंडे की कलम होती थी, उससे लिखा जाता था। तो कहाँ तो हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे, और कहाँ एकदम से ये स्कूल ऐसा हो गया। तो मेरे पापा ने घर पे ट्यूटर लगा दिया था कि वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाए अलग से। तो वो ट्यूटर हमारे घर पे हमको इंग्लिश, हमको और मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ाने आता था। और इसके साथ साथ हमको अच्छी तरह याद है कि मेरे पापा ने 3-4 स्टोरी बुक्स भी ला के हमको दी थी। मतलब उस समय शायद हमने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी स्टोरी थी, मदर टेरेसा की, और मतलब इस तरह से बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी उसमें। तो जब हम अपने स्कूल गए तो पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई कि इस बच्ची को इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि उस समय क्लास 5 में ABCD सिखाया जाता था। हम लोग ने जहाँ पे पढ़ा था तब तो लोअर केजी अपर केजी में ABCD शुरू करा देते थे। वहाँ लहरपुर के गांव में क्लास 5 में ABCD सिखाया जाता था। तो हमको याद है कि बड़े क्लासेस की लड़कियाँ हमको पकड़ के ले जाती थी और कहती थी, सब पहले भीड़ इकट्ठा कर लेती थी, फिर कहती थी सुनो सुनो सब लोग, इससे हम डॉटर की स्पेलिंग पूछेंगे। तो वो पूछती थी, हाँ बेटा बताओ डॉटर की स्पेलिंग। DAUGHTER। अरे इसको डॉटर की स्पेलिंग याद है। तो इस तरह के डिफरेंट माहौल में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ। कभी शहर में रहे, कभी गांव में रहे। और पेरेंट्स में मेरे फादर की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, व्हेन आई वॉज 11 years old ओनली। तो उनका सपोर्ट आगे नहीं मिला। और सिंस माई बर्थ जो मदर थी हमारी, वो भी थोड़ी डिप्रेशन की पेशेंट थी, तो उनका सपोर्ट भी नहीं मिला। तो बस 11 years तक जो मेरी पेरेंटल अपब्रिंगिंग हुई, उसके बाद मेरे चाचा ने, दादी ने, बुआ ने, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड रहा। और अपने चाइल्डहुड के बारे में, पढ़ाई में आप स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि कैसे थी पढ़ने में, क्या पढ़ाई में बहुत तेज़ थी? हाँ, इंटरेस्ट कैसा रहता था पढ़ने में? हाँ, मेरे सिबलिंग्स, मतलब मैं और मेरा भाई, 2 हम लोग थे। भाई मेरा पढ़ने में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो उसको पापा से हमारे अक्सर मार पड़ जाती थी। कभी कभी कमरे में बंद भी कर दिया जाता था, ये खाना नहीं मिलेगा इसको। और पता नहीं कैसे शुरू से हमको थोड़ा सा पढ़ने का था, हालांकि कोई ऐसा नहीं था कि हमें कोई सपोर्ट ज़्यादा मिला या भाई को कम मिला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्यों ऐसा था हम नहीं जानते, लेकिन
हाँ, पढ़ाई में मेरा मन लगता था, हमको अच्छा लगता था पढ़ाई करना। तो या तो सब अप्रिशिएट, थोड़ा पढ़ने में अच्छे रहे होंगे, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया होगा तो इसीलिए और ज़्यादा मन लगने लगा होगा। तो जहाँ पे फादर की पोस्टिंग होती थी वहाँ पर थोड़े कॉलोनी टाइप की होती थी, वहाँ पर सोसाइटी टाइप, जैसे आजकल तो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हुआ करती थी। वहाँ पर भी कम्युनिटी हॉल्स होते थे, तो कभी कोई होली दिवाली या ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पर भी फंक्शंस अरेंज होते थे। तो उसमें डांस का कभी प्रोग्राम हुआ तो जितने लोग रेजिडेंट्स थे उन्हीं के बच्चों को लेकर के वहाँ कहीं कोई पेरेंट डांस सिखाता था, तो इस तरह से कॉलोनी में प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन हमको इस बात का बहुत प्राउड है कि 50 साल पहले भी, 55 साल पहले भी मेरे पापा ये चाहते थे कि मेरे बेटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो वो हम लोग को खेल में, हमको और हमारे भाई को खेल में भी इनकरेज करते थे, तुम बैडमिंटन सीख लो, तुम ये सीख लो। डांस के लिए उन्होंने हमें घर पर ट्यूटर बुलाया था जिसने 2 साल हमें घर पे कथक डांस सिखाया। तो उससे हो सकता है वो चीज़ छोटे पर थी, सबसाइड जो कर गई, ये हम आगे बाद में बताएंगे कि कैसे वो फिर से इवॉल्व हुई। तो वो टीचर आते थे घर पे हमको, और प्लस 3-4 कॉलोनी के और बच्चों को भी बुला लिया गया था कि वो हमारे घर पे वो टीचर डांस सिखाते थे। फिर छुट्टियों में पापा हमारे पेंटिंग के क्लासेस अटेंड कराए थे कि ऑयल पेंटिंग उन्होंने कहा कि तुम सीखो। तो हम और हमारी बुआ थी, हम दोनों जने ऑयल पेंटिंग सीखने जाते थे। छोटे थे उस समय, इतना आता कुछ नहीं था, लेकिन जो टीचर था वो हेल्प करा के वो पेंटिंग बनवा देता था। तो ऑयल पेंटिंग भी सीखी, डांस भी सीखा, खेल में भी रहे। जब कम्युनिटी के प्रोग्राम्स थे तो उसमें डांस भी किया, गाना भी गाया। हम और हमारा भाई दोनों एक गाना अक्सर गाते थे, वो था अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, ये डुएट सॉन्ग है। तो लड़के वाला पोर्शन वो गाता था, लड़की वाला पोर्शन हम गाते थे। बहुत ही बेसुरा गाते होंगे इतना तो पता है, लेकिन तब भी सारे लोग तालियां बजाते थे और इनकरेज करते थे कि हाँ बच्चों ने गाया। बहुत से बच्चे प्रोग्राम देखते थे, खाली हम ही लोग नहीं थे। तो इस तरह से रहा। बाकी फिर गर्मी की छुट्टियों में तो पहले ये होता ही था, दादी नानी वाला घर। तो हमारे पापा के पास मेरी बुआ वगैरह सब लोग रहने को आती थी। जैसे मेरी बड़ी बुआ के 4 बच्चे थे, तो गर्मी की छुट्टियों में वो आराम से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रहकर अच्छे से जाती थी। छोटी बुआ की शादी नहीं हुई थी तब, वो भी बराबर आती जाती रहती थी। तो उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि सिंगल हम लोग की ऐसी नहीं थे कि हमारी अपनी ही फैमिली है। हमारे दादी, बुआ, चाचा सब पूरे को हम लोग एक फैमिली मानते थे, जैसा कि अपब्रिंगिंग में हम लोगों को माहौल मिला। और इसी में एक बहुत अच्छी घटना, बड़ी मज़ेदार घटना भी याद आ रही है कि मेरी बड़ी बुआ आई हुई थी छुट्टी में, छोटी बुआ भी आई हुई थी। बड़ी बुआ का बेटा बड़ा छोटा सा था, मेरे ख्याल से 4-5 साल का रहा होगा। तो छोटी बुआ ने और भैया ने गेम, मेरे भाई ने, दोनों ने गेम में करके कहा चलो हम लोग खेलते हैं। वो एक गाना होता था पहले, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो उन लोगों ने एक डंडा लिया और उस डंडे को नीचा कर दिया और बुआ के बेटे को कहा उस पर तुम बैठ जाओ। वो डंडे के ऊपर ऐसे पकड़ के बैठ गया और बुआ ने और भाई ने दोनों साइड से डंडा उठा लिया कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। और वो धड़ाम से गिरा नीचे, क्योंकि उसमें कोई बैलेंस करने वाली चीज़ तो थी नहीं, किसी को इतना अंदाज ही नहीं था। और वहीं उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया तुरंत। तो वो इस तरह की घटनाएं कभी कभी याद आती हैं। तो यही खेल हुआ करते थे, कहीं घूमने जाने का कोई सवाल ही नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और छोटी जगहों पे किसी के घर भी मिलने जाने का कोई सवाल नहीं था। उस टाइम पे तो समर वेकेशन नाना नानी के घर, बस हाँ ऐसे ही होती थी। हाँ, और जनरली सब लोग हम ही लोग के पास आते थे, जहाँ मेरे, क्योंकि दादी भी हमारे साथ ही रहती थी, तो बुआ लोग वगैरह सब लोग हम ही लोग के पास रहने के लिए ज़्यादातर आते थे। अगर पढ़ाई की बात करें तो आपने बोला कि ऐसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर में थे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी किया, पर आपने आगे चल के भी काफ़ी पढ़ाई करी। तो हाँ, फिर जब मैं क्लास 7 में थी तब बहुत ही एकदम से चेंज आ गया लाइफ में। फादर हमारे एक्सपायर कर गए और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए अपने चाचा के पास, लखनऊ लाए हो।
उससे पहले आप इलाहाबाद में थे ना, इलाहाबाद में पूरी नहीं, तब तक तो हमारे पापा की जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी हम वहाँ जाते थे। लखीमपुर पोस्टिंग हुई, शारदा नगर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था जाते थे। फिर वहाँ से हम लोग देहरादून गए, कुछ महीने देहरादून में भी पढ़ाई की। तो वहाँ से फिर हरिद्वार पोस्टिंग हुई, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होता रहता था। हरिद्वार पोस्टिंग हुई, हरिद्वार आए। हरिद्वार में भी हम लोग मुश्किल से 2-3 दिन हुआ था पहुँचे, बल्कि फ्लैट में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, धर्मशाला में हम लोग का सामान रखा था और वहीं हम लोग रुके हुए थे कि जब तक घर नहीं खाली होगा तब तक शिफ्ट नहीं होंगे। और वहीं पे ही ऑल ऑफ अ सडन बस रात में सोए और सुबह पापा हमारे उठे ही नहीं। दादी हम लोग के साथ रहती थी, क्योंकि पापा नहीं थे तो वो हमेशा हम लोग के साथ रहती थी। प्लस मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए दादी हमेशा हम लोग के साथ रहती थी। फिर जब खबर यहाँ पहुँची, उस समय तो फ़ोन और ये सब भी इतना आसान नहीं था। पड़ोसियों के घर कहीं पर कर करके मोहल्ले वालों ने, अरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं, जो ऑफिस वाले लोग थे उन लोग ने लखनऊ खबर की, यहाँ से चाचा और बुआ ये सब लोग फिर वहाँ आए। पूरा हम लोग को वहाँ से शिफ्ट कराया उन लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा किया। चाचा ने मेरे सारे लोगों को समेट करके वो अपने घर लाए। उनका अपना घर भी छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था। फिर उसी में सेटल किया जैसे तैसे, कहीं हमारा उस समय एडमिशन कराया, बिकॉज मिड सेशन था। अक्टूबर 29 अक्टूबर डेथ हुई थी उनकी, तो एक सिंपल से स्कूल में करा दिया उस समय कि साल बच जाए इसका। तो जब वहाँ हम गए तो वहाँ भी टीचर्स लोग बड़ी, पहले तो एडमिशन ले नहीं रही थी और उसके बाद वो बड़ी इम्प्रेस हुई। हमें नहीं समझ में आया क्यों इतनी इम्प्रेस होती थी, ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर जब हमको शिफ्ट कराने लगे अच्छे स्कूल में, तो वो छोड़ने को नहीं तैयार थी कि नहीं नहीं हम इस बच्ची को नहीं जाने देंगे अपने स्कूल से। तब फिर नहीं माने, फिर कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज है लखनऊ में, फिर 1 साल वहाँ पर पढ़े। तो बस ये था कि हाँ पढ़ना अच्छा लगता था और मन लगा कर पढ़ते थे। भाई को भेजा गया फिर दूसरे चाचा के पास, चमोली में थे वो। उसके बाद दादी ने कहा नहीं, हमारा जो पेरेंटल हाउस है इलाहाबाद में, दादी ने कहा नहीं हम अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके अपने पेरेंटल हाउस में रहेंगे, वहीं पर ही हम रहेंगे। तो तब हम क्लास 9th में इलाहाबाद शिफ्ट हुए। वहाँ पर दादी का घर था और छोटे चाचा जिनकी शादी नहीं हुई थी वो वहाँ पर थे। फिर मैंने 7-8 साल पढ़ाई अपनी वहीं पर की, 9th 10th 11th 12th, BSc पार्ट 1 पार्ट 2, MSc पार्ट 1 जब मैंने किया तब मेरी शादी हुई। तब मैं 21 साल की थी, 21 ईयर्स की। तो ना उस समय भी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे एक चाचा ने एडमिशन के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं इसको तबला दिला दो, होम साइंस दिला दो, तो जिससे आगे चल के अपना घर अच्छे से मैनेज कर पाएगी। तो बुआ मेरी गई एडमिशन कराने। हमने भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये सब नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा पढ़ना है। हाँ करा दिया गया एडमिशन, हम भी चले गए उसमें, क्लास भी अटेंड करने लगे। उसके बाद जब बड़े वाले चाचा को पता लगा, जो हमारे जो हमको पूरा सपोर्ट तो खैर सभी लोग करते थे, तो जब बड़े वाले चाचा को पता लगा तो फिर वो बहुत नाराज़ हुए। बोली इतनी अच्छे पढ़ने में लड़की है और उसको तबला होम साइंस दिला दिया, चेंज कराओ इसका सब्जेक्ट, इसको साइंस में डालो। फिर हमको शिफ्ट किया गया, फिर हमको साइंस बायोलॉजी उसमें कराया। तो 10th क्लास में जब मैं थी तो मैं अपने पूरे स्कूल में, मतलब 10th वाले क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो घर के लोग भी सब बहुत खुश थे, हमें भी अच्छा लगा। तो उस समय मार्क्स यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न ही काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। और मेरे आए 77% मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट ऑनर्स में 75% से ऊपर। तो स्कूल में भी बड़ा इज्जत मिली, स्टेज पे बुला के सबको पूरे असेंबली में दिखाया गया कि हाँ इसको। तो दिमाग में तब बना कि कुछ हमें करना है, आगे कुछ बनना है। बस दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि मेरे को डॉक्टर बनना है। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि डॉक्टर बनने में हमें क्या, हमारे फ़ायदे हैं या नुकसान है कि क्या है, कुछ नहीं सोचा, बस डॉक्टर बनना वो दिमाग में जुनून चढ़ गया था। तो पहले साल तो ऐसे ही इंटर के बाद दिया, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड टाइम थोड़ा सा एफर्ट करके दिया थोड़ा, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर थर्ड टाइम चाचा ने बोला कि नहीं तुम कोचिंग करो, साथ साथ BSc कर रहे थे। फिर कोचिंग 3 महीने वाली क्रैश वाली कोचिंग की। तो जब दिया एग्ज़ाम तो उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा सेकंड ऑप्शन जो था वो मेरे को मिल रहा था, वो था BA MS आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा।
तो युवा क्या रही, चाचा लोगों ने बोला ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तो बहुत ही बेकार है। तो मेरे को ये इस बात का दुख नहीं था कि मेरा नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड जो थी, जो हम दोनों साथ पढ़ते थे, उसके मार्क्स हमसे कम थे और उसका हो गया था MBBS में, क्योंकि उसका कोटा में हुआ था। तो ये चीज़ मेरे को इतनी हर्ट की कि उस टाइम पहली बार हम लाइफ में बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे कि इतना मेहनत के बाद, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में ये था कि हाँ बहुत पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है। तो जब तब नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने हाथ पैर छोड़ दिए ढीले। मैंने कहा अब मैं मतलब अपने आप को रिवाइव करने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। और उसमें भी हम कहेंगे कि मेरे चाची ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे जो चाचा मेरे साथ थे, उनकी शादी इसी बीच हो गई थी, तो वो चाची वो मेरे को बहुत हेल्प करती थी और उन्होंने हमको ओवरलैंड कैंप जिसको कहा जाए बहुत मदद की। बस तब तक BSc हो गया था। MSc पार्ट 1 जैसे ही किया शादी तय हो गई और उसके बाद ससुराल आ गए। फाइनल का एग्ज़ाम तो मैंने बाद में दिया। और उसमें भी आपको गोल्ड मेडल था ना MSc जॉब में? हम BSc में गोल्ड मेडल था, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स थे, हम थे और एक लड़का हमारी क्लास में था, भरत लाल गुप्ता। वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है इस समय। तो हम दोनों के सेम मार्क्स थे। तो लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट हो गए MSc में। तो इलाहाबाद में MSc का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल हम लोग जैसे क्रिश्चियन कॉलेज से हमारा वो था BSc, और MSc के लिए हम यूनिवर्सिटी आ गए। तो उस सेम उसमें नहीं रह पाए, जैसे होता ना सेम उसमें रहो साथ में सब लोग, हाँ फ्रेंड्स वगैरह। हाँ, तो फिर MSc के लिए फिर हम इधर आ गए, म्योर कॉलेज करके है इलाहाबाद में, वहाँ आ गए। तो 8 साल टोटल स्कॉलरशिप ली हमने, टोटल 8 साल। 8 हमने एक होती थी एकीकृत छात्रवृत्ति, तो उसका फॉर्म भरना होता था और फिर एग्ज़ाम देना होता था। 2 साल वो मिली हमें 9th 10th में। फिर 10th में नेशनल होती थी एक, तो वो नेशनल मिली। 11th 12th में भी मिली, और वही नेशनल जो इंटर वाली थी वो BSc में मिली। फिर BSc में मेरे को बर्सरी स्कॉलरशिप होती थी। तो सब मिलाकर टोटल 8 साल करीब मेरे को। अमाउंट छोटा ही होता था, अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होता था, लेकिन हाँ ये फीलिंग आती थी कि ये मेरे को मिला है। और MSc तो आपने MSc तक की पढ़ाई तो एक साथ करी, पर उसके बाद भी आपने B.Ed तो एक तरह से पढ़ाई ही मानेंगे उसको भी, जो बाद में जाके। हाँ, MSc का भी ये रहा कि पार्ट 1 कर दिया, उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर ससुराल आ गए। मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनको पढ़ाई का बड़ा शौक था, बहुत शौक था, क्योंकि वो खुद बहुत एजुकेटेड थे। अपने बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाई में बहुत आगे, जैसे हस्बैंड को हमारे काफ़ी प्रमोट किया पढ़ाने में आगे, कि अच्छी क्वालिफिकेशन मिले। तो नवंबर में मेरी शादी हुई। हम तो उस समय बहुत ही खुश थे। क्यों, सच बताएं क्यों, 21 साल के थे, कोई बहुत ज़्यादा अकल भी नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी तो मेरे को ये थी कि मेरे को सारी चीज़ें नई नई मिल रही थी, कपड़े, टॉवेल, चप्पल, कॉस्मेटिक, मतलब सब कुछ नया, इतना लाइफ में कभी मिला ही नहीं था। तो बहुत खुश थे हम तो। और सेकंड चीज़ थी जो मेरे को एक फैमिली मिल रही थी जो कभी नहीं थी, मतलब अपनी फैमिली जिसको कहा जाए। तो शादी के बाद तो बहुत खुश थे हम। दिसंबर निकला, जनवरी निकला, फरवरी निकला, मार्च निकला। अब मेरे फादर इन लॉ को ये चिंता हो रही थी कि इसको फाइनल एग्ज़ाम देना है, ये तो जा ही नहीं रही है वापस पढ़ाई करने के लिए, और वो भी MSc केमिस्ट्री, मतलब बिना पढ़ाई किए कैसे एग्ज़ाम देगी, या तो ये छोड़ देगी MSc। ना क्लास अटेंड किया है, ना प्रैक्टिकल किए हैं, तो क्या करेगी। अच्छा, हाई स्कूल, इंटर, BSc तीनों मेरा फर्स्ट क्लास था। तो फादर इन लॉ को थोड़ा सा ये भी था कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो मार्च में उन्होंने पूछा हमसे कि मुक्ता तुम पढ़ाई के लिए कब जाओगी इलाहाबाद। तब मेरे को होश आया कि हाँ, अभी तो मेरे को फाइनल भी करना है। तो फिर, और मई में एग्ज़ाम थे शायद, तो अप्रैल में फिर हम इलाहाबाद आए। और मेरी फ्रेंड थी एक, जगदीप गुप्ता करके, तो वो हम दोनों कंबाइंड स्टडी करते थे। जैसे एक दिन वो मेरे घर आती थी, एक दिन हम उसके घर जाते थे। नॉलेज वाला पार्ट हम उसको शेयर करते थे, और मेहनत करने वाला पार्ट वो हमको शेयर करती थी। वो मेहनती बहुत थी, और कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम डिस्कस करते थे। तो हम जब उसको पढ़ाते थे तो मेरे को भी वो मैटर अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाता था। तो वही 20 दिन की पढ़ाई में समझ लीजिए, और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाए थे क्योंकि क्लासेस तो थे नहीं, लेकिन कर करा के हमने MSc फाइनल का एग्ज़ाम दे ही दिया। अब हमको लगा कि अब तो मेरी फर्स्ट नहीं आ पाएगी, लेकिन टच वुड प्रीवियस में अच्छे मार्क्स थे,
फाइनल में 58 थे, तो दोनों मिला करके मेरा MSc में भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। मतलब 3 महीने की पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीज़न? 1 महीने की पढ़ाई 1 महीने की करके। पढ़ाई। तो हमको याद है जिस दिन रिजल्ट हमारा आया था, हमारे फादर इन लॉ ने बताया, मुक्ता तुम्हारा रिजल्ट आया है। किसी पता नहीं उनको कैसे, यहाँ वो शायद घर थे, हम लोग कहीं और थे, तो घर पे फ़ोन आया था, लैंडलाइन में फ़ोन होता था। हम लोग कहीं और, वो शिशु भाई साहब की शादी, उसमें निशांत के फादर की शादी के टाइम में थे। तो पापा फिर हमारे फादर इन लॉ फिर आए वहाँ निशांत के घर में आए, तो उन्होंने बताया तुम्हारा रिजल्ट आया, घर पे फ़ोन आया था, अरे तुम फर्स्ट डिवीज़न लाई हो। उसके बाद से पापा ने हर एक को बताना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो MSc फर्स्ट क्लास है, मेरी बहू तो केमिस्ट्री में MSc, ये बहुत मतलब बहुत अप्रिशिएट करते थे। शादी के बाद 2 साल बाद बड़ा मतलब बड़े बेटे तुम हुए, फिर तो मतलब हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं देखो फैमिली फर्स्ट है, पहले बच्चों को थोड़ा सा देख लो, फिर तुम जॉब की सोचना, अभी तुम्हारे जॉब करने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि हम प्रेफर यही करेंगे कि तुम ऐसी जॉब करो कि दोपहर तक तुम घर आ जाओ, ऐसा ना हो कि शाम को दोनों जने थके लौट रहे हैं, हम तुम्हारा मुंह देख रहे हैं, तुम हमारा मुंह देख रही हो, कौन चाय बना कर देगा, कौन खाना करेगा। तो खैर उस समय तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया जॉब का। छोटा वाला बेटा 3 साल बाद हुआ, मतलब सब मिला करके 11 साल तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों का देखभाल मैंने वो किया। उसके बाद लगा कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं, तब मैंने करेस्पॉन्डेंस बीएड किया और उसके बाद से फिर 95 में मतलब 12 साल बाद मैंने जॉब शुरू की। तो वो जो शुरू की वो मेरी 22 साल तक कंटिन्यूअस चली। भागदौड़ बहुत थी, मानते हैं, बहुत ही भागदौड़ थी, मुश्किल भी था, लेकिन वो मैंने ईयर 1918 में छोड़ी फिर, और वो भी तब छोड़ी जब पापा को प्रॉब्लम आई हार्ट वाली, लेकिन वो बहुत सही डिसीजन था, BRS ले लिया, बहुत अच्छा रहा। तो अभी तक जो बात करी वो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, आपके पढ़ाई अपब्रिंगिंग उससे रिलेटेड। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और नेक्स्ट फेज, जैसे आपका बताया शादी करके आप आए, उसके बाद पढ़ाई करी, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? अब मतलब एक तो नया सामान के अलावा बाकी क्या चीज़ें ऐसी लगी थी जो आपको लगा कि एक दूसरी फैमिली में जाने से कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में कुछ? नए घर में गए थे, एक तो हम लोगों के समय में लड़कियों के दिमाग में छोटे पर से ही ये बात डाल दी जाती थी कि तुम्हें ससुराल जाना है, क्योंकि लड़की और लड़के की अपब्रिंगिंग में उस समय फ़र्क होता था। लड़कियों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो ठीक है पढ़ाई वढ़ाई में तो इनकरेजमेंट मिला, लेकिन ये बात दिमाग में, जैसे मेरी दादी मुझको टोकती थी, 8 बजे तुम सो के उठ रही हो, ये कोई उठने का टाइम है, ससुराल जाओगी तो कैसे होगा, कुछ सीख लो, रोटी बेलना सीख लो, कैसे करोगी। तो छोटे से ही दिमाग में ये तो था कि ससुराल जाना है और वहाँ एडजस्ट करना है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल दी गई थी कि जाना है और एडजस्ट करना है, ना वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ दिमाग में नहीं थी कि हमारी मर्जी है हम करें या ना करें, ना करें वाली चीज़ दिमाग में थी ही नहीं, जो है जैसा है उसमें रहना है और उसको करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस आजकल का जैसे हो रहा है, अब जो हम कभी कभी सोचते हैं कि आजकल के समय में डिवोर्सेस के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, शायद इसलिए कि अब हम कह नहीं सकते कि मेरा सोचना सही है या गलत है, जैसे हम लोग के दिमाग में डाल दिया गया था कि तुमको एडजस्ट करना है, तो हम लोगों के दिमाग अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो हम रो लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएं। ये चीज़ हम लोग के दिमाग में नहीं आई, चाहे किसी से भी कन्फ्लिक्शंस हो, चाहे मदर इन लॉ से भी होते थे, हस्बैंड से भी सभी के होते हैं, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं आया कि हमको बैकआउट करना है या हमको छोड़ के चले जाना है। तो जैसा भी है, जो भी है, कभी रो लो, कभी हंस लो, कभी कुछ है, लेकिन रहना है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, यही रीज़न था कि फैमिली बॉन्डिंग का। तो मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ तो खैर बहुत ही अच्छे थे, मदर इन लॉ भी मेरी बहुत अच्छी थी हम कहेंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा रुतबा होता है कि मैं सास हूँ वाला, एक्सपेक्टेशंस जैसे होते हैं, तो जब उनके संग रहे
और उनके एक्सपेक्टेशन, जैसे कि उन्होंने अगर ऐसे किया तो इट मीन्स ये सिंबॉलिक है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो अब आपको उठ करके उनका सिर दबाना है। अगर नहीं दबाया आपने तो फिर कुछ मतलब डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो उन सब चीज़ों से फिर हमने थोड़ा सा ये सीखा कि जो जो चीज़ें हमको लगती थी कि हमको अच्छी नहीं लग रही हैं, एटलीस्ट उन चीज़ों को तो हम ना करें आगे। हम भी सास बने, हम भी ग्रैंड माँ बने हैं, तो हमको ये लगता था कि जो जो चीज़ें हमको नहीं अच्छी लगती थी तो उन चीज़ों को हम आगे ना कंटिन्यू करें। हम उसको एक्सपेक्टेशन मेन होता है इसमें, तो हम एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमें कुछ चाहिए जब तक हम फिज़िकली सही हैं। समझ गया। अब बात करते हैं आपके बच्चों के बारे में। तो जब आपने हाउ डू यू थिंक कि जब आप पेरेंट बने, मतलब विद मी और विद रचित, तो आप में क्या बदलाव आया एज अ पेरेंट वर्सेस? बहुत ही खुशी का दिन था। कांट एक्सप्लेन कि कितना ज़्यादा खुश थे हम, क्योंकि वो एक फीलिंग डिफरेंट थी कि कहाँ तो हम खुद अपने आप को बच्चा समझ रहे थे और कहाँ हम मदर बन गए हैं, और वो सारे एक्सपीरियंसेस ही बिल्कुल डिफरेंट थे। मदर इन लॉ का भी कोऑपरेशन था, हस्बैंड का बहुत कोऑपरेशन था, बच्चे को भरसक वो भी देखते थे, संभालते थे और बहुत प्यार से रखते थे जितना वो कर सकते थे। रात का जगना रही बात, तो चूँकि हम हाउसवाइफ थे तो हम प्रेफर यही करते थे कि रात का काम हम ही करें, हस्बैंड को ना करना पड़े, बिकॉज उनको नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है। और हम लोग के समय में ये डायपर वाला सिस्टम नहीं था, तो हम लोग की तो सारे टाइम बस ये चेंज करने वाला ही चलता रहता था। हर आधे एक घंटे पर सुसु की चेंज करो, गंदी हटाओ, तक वो हटाओ। तो ये सब चीज़ों में इतना, लेकिन बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को। रचित हुआ 3 साल बाद तुम्हारे, उसके संग थोड़ा ये था कि शुरू में वो 1 साल काफ़ी बीमार था। हम बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, उसके कुछ पेट में प्रॉब्लम थी। एक डॉक्टर ने, वहाँ की स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे कराइए। हम लोग एक्सरे के लिए गए भी, लेकिन वहाँ पे कोई और बैठे थे बगल में, उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे का एक्सरे बिल्कुल मत कराइए, बिल्कुल मत कराइए। हम वहीं से वापस हो गए। अब क्या पता क्या रीज़न था, क्या था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी। तो बच्चों को पालने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत ही कहा जाए उसको सुखद एक्सपीरियंस था। और आपके खुद में क्या बदलाव आया, मतलब आपके नेचर में जो आप पहले शायद ज़्यादा करते थे या कम करते थे, और पेरेंट बनने के बाद कुछ ऐसा कुछ चीज़ आपने देखा अपने आप में? हाँ, एक सेंस ऑफ केयरिंग वाली चीज़ तो आ ही जाती है, और ये मेरी चीज़ है, ये फीलिंग आ जाती है कि ये मेरा है, हम दोनों का है। मतलब तो उससे थोड़ा एक अंदर अच्छा फील होता है। और ये चाहता है आदमी, मेरे ख्याल से हर कोई पेरेंट्स चाहता होगा, खाली हम ही नहीं, हम ही, हमारे हस्बैंड ही नहीं, कि अपने बच्चे को सब कुछ दे दें, हर तरह की खुशी दे दें, हर तरह के टॉयज़ दे दें, हर तरह के कपड़े दे दें, मतलब जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं। भाई शुरुआत में तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा कर सकते, लेकिन उस हिसाब से फिर भी जो महंगी से महंगी चीज़ है हम चाहे अपने लिए ना लें, हर माँ बाप करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों ने किया, बड़े वाले जिनकी ज़्यादा है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, जिनकी कम होती है वो अपने लेवल पे करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास के थे, तो हम लोग भी अपने लेवल पर कि हर अच्छी से अच्छी चीज़ अपने बच्चों को ला करके दें और खुश देखें बच्चों को। तो मेरे बारे में और रचित के दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए कि छोटे में कैसे थे, किस टाइप का नेचर, कैसा बिहेवियर, क्या करना पसंद था? हाँ, तो एक्चुअली जब तुम जो थे तो वो शुरू से ही तुम्हें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अच्छे से मतलब ग्रोथ भी अच्छी थी और हेल्दी भी थे, तो सब लोग बहुत खिलाते थे बहुत ज़्यादा कि बहुत क्यूट बच्चा है। जैसे कि बाद में हम बताएंगे, जैसे हमारा ग्रैंडसन है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तुम थे अपने बेटे की तरह। तो हम तुमको कई जगह चाइल्ड शो वगैरह में भी एक आध बार हमने कोशिश की। जाड़े का दिन था, सुबह कोहरा था बाहर, जनवरी का टाइम था, कि कहीं पर था वो चाइल्ड शो। मैंने कमरे के अंदर टब रख करके